Hello, Bacho. Let's read the given question. The question says, in 1959, Littleton and Bondi suggested that expansion of the universe could be explained if matter carried a net charge. Suppose that universe is made up of hydrogen atom with number density n, which is maintained a constant. Let the charge on the proton let the charge on the proton be EP equal to minus of 1 plus YE, where E is the electronic charge. We need to first find the critical value of Y such that expansion may start. Second part में we need to show that velocity of expansion is proportional to the distance from the center. So for this question जो key concept यहाँ पे we need to understand is the basic concept of Coulombic force, जो कि दो चार्जेस के बीच में लगती है, and also we will be dealing with the gravitational force. ठीक है. सो अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट इटसेल्फ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन. तो सबसे पहले हम ए पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे. उसके लिए पहले हम जनरल कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जनरल हाइड्रोजन एटम्स की बात हो रही है, राइट. तो सबसे पहले जो चार्ज होता है हाइड्रोजन एटम ऑन चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम. तो हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो हमारे को पता है कि हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन होता है, राइट. प्रोटॉन का चार्ज हमें गिवन है 10, राइट, और एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E होगा. सो फ्रॉम दिस वी कैन हैव द वैल्यू एज माइनस ऑफ YE. ठीक है. तो दिस इज द चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम. टोटल टोटल हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें, टोटल हाइड्रोजन एटम कितने होंगे? टोटल हाइड्रोजन एटम विल बी वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, राइट. 4/3 पाई आर क्यूब इंटू जो नंबर डेंसिटी है दैट इज द हाइड्रोजन एटम पर यूनिट वॉल्यूम. ठीक है ना. बेसिकली ये जो वैल्यू होगी हमारी दैट इज इनटू n, दैट विल बी गिविंग अस द टोटल हाइड्रोजन एटम. अब टोटल चार्ज कितना हो जाएगा फिर? देयरफॉर टोटल चार्ज विल बी 4/3 पाई आर क्यूब n इंटू माइनस ऑफ YE. ठीक है. सो दिस विल बी द टोटल चार्ज. नाउ अब हम बात करेंगे कोलम्बिक फोर्स की. तो आपस में बहुत सारे एटम्स जब होंगे तो ये जो चार्ज इंटरेक्शन की वजह से क्या होगा, इनमें रिपल्शन होना स्टार्ट होगा, राइट. तो जब ये रिपल्शन होना स्टार्ट होगा तो जो कोलम्बिक फोर्स, तो उस फोर्स को निकालने के लिए पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं. तो बाय गॉस लॉ व्हाट वी कैन राइट एज, बाय गॉस लॉ we can write E dot dA, integral E dot dA is Q enclosed upon epsilon naught, right. अब Q enclosed की बात करें तो टोटल चार्ज enclosed कितना है? 4/3 पाई आर क्यूब n इंटू माइनस ऑफ YE डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. ठीक है. तो फ्रॉम हियर वी कैन से जो एरिया होगा उस स्फीयर का, ठीक है ना, उस यूनिवर्स को हम अगर कंसिडर करें एज अ स्फीयर तो उसका एरिया हम क्या लिखेंगे? 4πr². ठीक है. 4πr². एंड स्मॉल आर हम उस जो यूनिवर्स है बेसिकली उसका स्फीयर का रेडियस मान रहे हैं. तो दैट इज E एंड दैट इज इक्वल टू 4πr³ माइनस ऑफ YE, और इसको हमने कैपिटल R माना तो इसको कैपिटल R ही मान लेते हैं, एप्सिलॉन नॉट, राइट. सो यहाँ से कैंसिल होंगी चीज़ें. तो E की वैल्यू हम देख सकते हैं, इट इज़ कमिंग आउट टू बी 4/3 पाई से पाई भी कैंसिल हो जाएगा. 4/3 NR 4/3 NR एंड यहाँ पे नेगेटिव साइन के साथ Y इंटू E. ठीक है. सो दिस इज व्हाट द इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें यहाँ से मिल रही है. अब अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, ठीक है, और यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4 भी कैंसिल हो गया तो ये 4 भी नहीं बचेगा यहाँ पे. ठीक है. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वी आर गेटिंग. अब इसकी वजह से जो कोलम्बिक फोर्स आएगी, हमें पता है कोलम्बिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, जो इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स के बीच में रिलेशन हम लिख सकते हैं F इक्वल टू QE, राइट. तो Q अगर हम बात करें तो जो चार्ज है बेसिकली, राइट. सो दैट चार्ज इज नथिंग बट जो हमने कैलकुलेट किया टोटल चार्ज ऑन हाइड्रोजन एटम दैट इज माइनस ऑफ YE, और ये है हमारे पास माइनस ऑफ NRYE डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट. तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कोलम्बिक फोर्स कितनी आ जाएगी हमारे पास? NRYE का स्क्वायर, NRY² E² डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट.
तो ये वैल्यू हमें पॉजिटिव में मिल रही है, इसको हम बोल देते हैं एक्सप्रेशन नंबर 1। ठीक है, अब हम बात करेंगे जस्ट नेगेटिव साइन यहाँ पे रिपल्सिव फोर्स को इंडिकेट करेगा, ठीक, क्योंकि आपस में रिपल्शन हो रहा होगा। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जब हम बात करेंगे तो वी कैन राइट फॉर, ये हमें एफ सी मिल गया, दैट इज कोलम्बिक फोर्स। अब हम ग्रेविटेशनल फील्ड के पहले बात कर लेते हैं। तो ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको हम स्मॉल जी से डिनोट कर रहे हैं उसको हम लिखते हैं फॉर्मूला जी एम बाय आर स्क्वायर, राइट, जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ऑल्सो ये तो फील्ड हो गई, तो फील्ड के अगर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात की जाए तो एफ जी विल बी इक्वल टू व्हाट, ग्रेविटेशनल फील्ड इनटू द मास, राइट, द मास ऑफ हाइड्रोजन एटम प्रिसाइजली। तो यहाँ से ये आ जाएगा जी क्या मिला हमें, जी एम बाय आर स्क्वायर इंटू एम एच। ठीक है, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसको हम लिखते हैं नेक्स्ट उस पर, लेट्स से therefore Fg will be equal to Gm upon R square। ठीक है, एंड फर्दर अगर हम इसको देखें तो ये जो एम एच था, दैट इज जो मास ऑफ हाइड्रोजन था बेसिकली, वो मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर ही होगा, राइट, क्योंकि दोनों का मास क्या है, हाइड्रोजन के पास एक ही प्रोटॉन है। ठीक है, तो उसका मास एम पी और एम एच दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं मास ऑफ यूनिवर्स की। अगर हम पूरी की बात करें तो इसको हम क्या सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, 4/r² इंटू जो मास हमने जिस तरीके से निकाला था 4/3πr³, ये तो वॉल्यूम हो गया पूरे स्फीयर का, इंटू n, राइट, इंटू एम पी। ठीक, और एक एम पी ऑलरेडी पहले से है हमारे पास। ठीक है, ये पूरी वैल्यू जो है ये कैपिटल एम की वैल्यू आ गई। तो इसको जब हम फर्दर रिजॉल्व कर लेंगे तो ये रिजल्ट हम देख सकते हैं कि व्हाट वी आर गेटिंग इज 4/3, और यहाँ पे ये, अच्छा यहाँ पे ये ऑलरेडी जी था ये, सॉरी, राइट, इट इज कैपिटल जी, तो कैपिटल जी, यस, तो कैपिटल जी बाय आर, यहाँ से हम देख सकते हैं कि 4 पाई जी एन आर एम पी का स्क्वायर डिवाइड बाय 3। तो ये वैल्यू आ रही है हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स की। अब हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या, बाइंडिंग फोर्स है। अगर यूनिवर्स को एक्सपैंड होना है, फॉर एक्सपेंशन, जो बाइंडिंग फोर्स है उसको कम होना पड़ेगा, राइट, उसको कम होना पड़ेगा, यानी कि कोलम्बिक फोर्स जो रिपल्सिव फोर्स है उसको ज़्यादा होना पड़ेगा। फोर्स हमने रिपल्सिव देखी थी तो इसको ज़्यादा होना पड़ेगा, राइट। एंड फॉर क्रिटिकल केस, क्योंकि हमें क्या फाइंड करना है, बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग द क्रिटिकल वैल्यू ऑफ वाई। सो अंडर क्रिटिकल वैल्यू और अंडर क्रिटिकल कंडीशन व्हाट वी कैन से इज एफ सी विल बी इक्वल टू एफ जी। मिनिमम की बात करेंगे जब, तो दैट विल बी द क्रिटिकल केस, सो एफ सी हैज़ टू बी इक्वल टू एफ जी। और यहाँ पे हमने देखा था कि ये रिपल्सिव फोर्स मिली थी हमें, राइट, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू आई थी, so दैट विल बी इंडिकेटिंग रिपल्शन। तो रिपल्शन हैज़ टू बी मोर फॉर एक्सपेंशन, राइट, सो कोलम्बिक फोर्स को डोमिनेट होना पड़ेगा, बट क्रिटिकल केस में एफ सी हैज़ टू बी इक्वल टू एफ जी। अब जस्ट हमें क्या करना होगा, इक्वेशन 1 और 2 को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। इक्वेशन 1 मिली थी एन आर स्क्वायर वाई, एन आर वाई स्क्वायर ई स्क्वायर फ्रॉम 1 and 2, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं फ्रॉम 1 and 2 एन आर वाई स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 3 epsilon naught, that has to be equal to 4 pi g n r एम पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3। तो यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, एन आर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हमें y की वैल्यू पता करनी थी, तो y स्क्वायर विल बी इक्वल टू, वाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इट विल बी जस्ट 4 यस 4 पाई जी एप्सिलॉन नॉट एम पी अपॉन ई का तो होल स्क्वायर, राइट। अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो वाई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन को हम लिख सकते हैं 1/9 × 10⁻⁹,
जी की वैल्यू जो एक्सेलरेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है दैट इज 6.67 10⁻11 mp, that is mass of proton, it is 6.67 10⁻27 divided by charge on electron, that is electronic charge, that is this, and इसका स्क्वायर करके, राइट. एंड फाइनली अगर हम यहाँ से इसको सॉल्व करें तो ये वैल्यू हमें कम से कम मिल रही है. दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी 8.9 into 10⁻⁻19. So this is what the critical value of y we are getting for this question. So this is the first part of the answer we have completed. Now let's move on to the second part. So second part में हमें show करना है velocity of expansion is proportional to the distance from the center. So velocity of expansion, right? तो अगर हम मान ले कि let's suppose ये हमारा sphere, तो ये हमारा b part start हो रहा है, ये हमारा sphere था, यूनिवर्स था बेसिकली, इसका रेडियस हमने r माना था. तो एक किस रेट से एक्सपांड हो रहा है, यानी कि dr/dt वी आर इंटरेस्टेड इन कैलकुलेटिंग. ठीक है, तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं, नेट फोर्स इक्वल टू एम ए. तो एम ए दैट विल बी इक्वल्स टू नेट फोर्स. तो नेट फोर्स हमें क्या मिला था, फर्स्ट इक्वेशन में हमें कोलम्बिक फोर्स मिला था जो कि डोमिनेटिंग था एन आर वाई स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. एन आर वाई स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस ऑफ नेट फोर्स में ये मिला था हमें 4 पाई जी एन आर एम पी का स्क्वायर बाय 3, राइट. इस तरीके से वैल्यू मिली थी. अब इसको लिख सकते हैं एक्सेलरेशन को डबल डेरिवेटिव डी आर स्क्वायर बाई डी टी का स्क्वायर, राइट, डबल टाइम डेरिवेटिव. तो यहाँ से अगर हम देखेंगे वैल्यू को, वी कैन से देयरफॉर डी स्क्वायर आर बाई डी टी का स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यहाँ से हम देख सकते हैं कि वी कैन टेक द वैल्यू ऑफ आर कॉमन फ्रॉम बोथ साइड, और ये जो रेस्ट ऑफ द टर्म है उसको हम एक कांस्टेंट मान लेते हैं, लेट्स से अल्फा. तो ये बचेगा अल्फा इंटू आर. ठीक है ना, ये एम पी को भी यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये वैल्यूज़ हमें मिल जाएंगी. ठीक, तो अल्फा इज़ ओवर ईयर, क्योंकि ये सारी टर्म्स जो थे हमारे, अगर हम देखें एन वाई स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ये सारी वैल्यूज़ हमें एक फिक्स वैल्यू है. तो यहाँ पे हम अल्फ़ा को ये जो वैल्यूज़ हमने आर को कॉमन निकालने के बाद वैल्यू हमें मिली है उसको हमने अल्फ़ा बोल दिया. ठीक है, तो फ्रॉम हियर वी कैन से इट इज़ अ फिक्स्ड वैल्यू. तो फ्रॉम हियर वी कैन से अगर हम इसका जनरल सॉल्यूशन निकालें, ठीक है, तो जनरल सॉल्यूशन हमें क्या मिलेगा, इसका जनरल सॉल्यूशन विल बी ऑफ द टाइप डिफरेंशियल इक्वेशन है बेसिकली. इसको सॉल्व करने पे हमें जो जनरल सॉल्यूशन मिलेगा, इसका जनरल सॉल्यूशन विल बी ऑफ द टाइप आर, एंड यहाँ पे इसको लिख सकते हैं ए ई रेस टू माइनस ऑफ अल्फा टी, जस्ट अल्फा टी, एंड प्लस ऑफ बी रेस टू अल्फा टी. ठीक है, इस तरीके से हमें मिलेगा. सो हमें क्या देखना है, बेसिकली वी आर इंटरेस्टेड इन एक्सपेंशन वाला केस. सो फॉर एक्सपेंशन जो नेगेटिव बेसिकली जो वैल्यू है हमारे पास टाइम की, उसको हम डिस्कार्ड करेंगे. सो दैट फॉर दैट वी हैव टू से बी विल बी इक्वल टू 0. सो यहाँ से हम लिख सकते हैं आर विल बी इक्वल टू ए ई रेस टू अल्फा टी. अब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये मिलेगा डी आर बाई डी टी जो हमें फाइंड करना है बेसिकली, राइट. तो ये हो जाएगा ए ई रेस टू अल्फा टी इंटू अल्फा. ठीक है ना. अब यहाँ पे अगर हम देखें ध्यान से, तो ए ई रेस टू अल्फा टी इज़ नथिंग बट इट इज़ व्हाट इट इज़. तो यहाँ पे ए ई रेस टू अल्फा टी को हम आर ही लिख सकते हैं फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन, राइट. सो आर इंटू अल्फा. सो दिस इज व्हाट द, हमसे क्या पूछा गया था शो करने के लिए, शो दैट वेलोसिटी ऑफ एक्सपेंशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, राइट. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये v था, तो वी कैन से देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ एक्सपेंशन इज प्रोपोर्शनल टू r, क्योंकि अल्फा तो एक कांस्टेंट है, यहाँ पे फिक्स्ड वैल्यू हमें मिली थी. ठीक है, सो दिस इज द सेकंड पार्ट वी हैव प्रूव्ड. So this is the answer for the question we are getting. I hope you understood the solution. All the best.